जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एसआरसी सेंटर की इस नए वीडियो में। चलिए, कक्षा विज्ञान का है, कक्षा 10 का टॉपिक है। जैसे कह रहा है कि इसमें विषय विज्ञान है और कितना है, आया है 10, कक्षा 10। इसमें सबसे पहले एनालिसिस कीजिए कि प्रश्न को समझना कैसे है, कितना घंटे मिलेंगे और कैसे करना है। इसमें कुल 3 घंटा 15 मिनट आप लोग को मिलेंगे, 3 घंटा 15 मिनट। इसमें 3 घंटा तक आप कंटिन्यूटी लिखिएगा, 15 मिनट जितना हो सके उतना 15 मिनट वीडियो जो आप लोग का मिलेगा पेपर, उसको एकदम ध्यान से गहनता से पढ़िएगा। दिमाग में सोचिएगा कि क्या ये प्रश्न इस तरह से हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो क्यों, और नहीं हो सकते हैं तो क्यों नहीं। पहले प्रश्न को समझिएगा, ये नहीं कि 1-2 प्रश्न पढ़े उसके बाद से धाए मारना शुरू कर दें, गलती मत कीजिएगा। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब तक प्रश्न को सही से पढ़ेंगे नहीं तब तक आपकी क्वेश्चन को गलत होने की 100% संभावना रहेगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन को उसी हिसाब से बनाया ही जाता है कि आप कंफ्यूजन रहे। समझ रहे हैं ना। जैसे कि इसमें पूरा दे दिया है, 3 खंड है, ए अ बी जो भी है, इसमें अ ब 15 मिनट तक इसको पढ़ना है। अ और ब इसमें सब बहुविकल्पी, यानी कि अ वाले में सब बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, अ वाले में जितने भी प्रश्न रहेंगे सब बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, जबकि ब वाले में जितना भी रहेगा सब लिखने वाला रहेगा। समझ रहे हैं ना। इसमें 3 उपखंड में बांटे गए हैं। पहला में आ जाएगा फिजिक्स, दूसरा में आ जाएगा केमिस्ट्री और तीसरा में आ जाएगा बायोलॉजी। तो इसको 3 खंडों में बांटा गया है, लेकिन अ और ब में बांटा गया है। अ वाले सभी प्रश्न, अ वाले जितने भी प्रश्न रहेंगे वह सभी के सभी बहुविकल्पी रहेंगे, जबकि ब वाले सभी प्रश्न क्या रहेंगे, रिटेन होंगे। उसको सबको आपको लिखना होगा। चलिए, तो इसमें खंड में बांट दिया गया है, जो कि मैं बोला हूं यही इसमें वर्णन किया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है कि देखिएगा, इसमें पहला प्रश्न का रहा है, 1 मिनट चलेगा। क्वेश्चन नंबर पहला है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह अगर इस तरह से क्वेश्चन को देखिएगा, कहे ना, क्वेश्चन को सबसे ज्यादा आपको एनालिसिस करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कह क्या रहा है, संदर्भ को समझना है, तब उत्तर देना है। उत्तर देने से पहले दिमाग को एकदम अस्थायी कर लेना है कि यह उत्तर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। पहले नंबर का क्वेश्चन है कि 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल क्या होते हैं, दोनों तल गोलीय होते हैं। एक तल कह दीजिए या दोनों तल कह दीजिए। 2 पृष्ठों से घिरी हुई, एक पृष्ठ ए कह सकते हैं और एक पृष्ठ ए कह सकते हैं, जो दोनों क्या हो, गोल हो या एक गोल हो। समझ रहे हैं। तो 2 पृष्ठों से, तो इसे क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, तो इसे कह सकते हैं गोलीय लेंस। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर देंगे, आइए दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन आप लोग से कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ किसका बात कर रहे हैं, दर्पण की बात कर रहे हैं। किस दर्पण का उपयोग करते हैं, देखिएगा, किस दर्पण का उपयोग करते हैं, किस दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन के संदर्भ को हमको समझना है कि दर्पण का मतलब क्या है। कह रहे हैं कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दंत का उपयोग करते हैं। सामने का दांत है, आसानी से देख सकते हैं, लेकिन बगल का दांत है, ऊपर का दांत है, इसे आसानी से देखा नहीं जा सकता है। तो जो दंत विशेषज्ञ होते हैं वह एक दर्पण लिए रहते हैं, उस दर्पण को आसानी से बड़ा प्रतिबिंब करके देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर देंगे तो देखिएगा, इसको हमको बार बार इरेज करना पड़ रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये चलिए कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f, किसी उत्तल लेंस के सामने, देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस आ गया, उत्तल दर्पण आ गया, यहाँ पे हमको होना चाहिए, यहाँ पे हमको होना चाहिए था अवतल दर्पण। समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अवतल दर्पण, जो कि ऑप्शन ए लगाए थे। इसमें कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंदु वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब हो सकता है। सबसे पहले इसको समझिए, उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लेंस बना लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर एक
अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है 2f होता है, समझ रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है 2f होता है, यहाँ पर अगर हम बात कर देंगे तो यहाँ पर f2 होता है, यहाँ पर f1 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए इनफाइनाइट सुत्ता लाट, समझ गए। तो यहाँ पर कोई वस्तु इसके और इसके बीच में रखा गया है, तो यहाँ से कोई प्रकाश को हम डाल रहे हैं, यहाँ से अपवर्तन के पश्चात चला जाए, फिर से यहाँ से अगर हम प्रकाश को डालेंगे तो ये भी तो यहाँ से होकर जाएगा, तो दोनों कहीं ना कहीं एक बिंदु पे क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो मिल रहे हैं तो वस्तु से छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, तो आप खुद ही देख लीजिए, वस्तु से क्या बना है, बड़ा बना है, ठीक है। सीधा बना है कि उल्टा बना है, तो उल्टा बना है। क्या वास्तविक बन रहा है, तो जी हाँ। तो इसका मतलब क्या हो लिख सकते हैं हम कि वस्तु का क्या हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा। इधर आएगा तो हम बहुत दूर पे बना दिए हैं, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, ये इधर ही मिलेगा, ये दोनों एक दूसरे से यहीं पर मिलेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। तो देखिएगा इसको हमको बार बार मिटाना पड़ेगा, क्योंकि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे। आइए, बस इसमें इतना ही क्वेश्चन था, इसमें आ जाइए यहाँ से, चलिए इसमें इधर से रहेगा मिटाने में। कह रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, क्योंकि छोटा रह रहा है तो सही से दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए बड़ा हो जाएगा तो सही से दिखाई देगा भी। कह रहा है कि मानव नेत्र अभिनेत्रक लेंस की फोकस दूरी और संयोजित करने के लिए दूरियों पर खड़ी रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है। तो फोकसित होने का कारण हो सकता है नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर से कह रहा है कि 5वां नंबर का कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दी गई दिए गए एसआई मात्रकों से सही विकल्प कीजिए। तो विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, मान लीजिएगा कि अगर कोई ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं जो आपको थोड़ा सा विचलित कर रहे हैं, तो विद्युत धारा का मात्रक तो सबको आसान होना चाहिए। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो दूसरा का इसमें पहला से मिला दीजिए। विद्युत शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। तो देखिए वाट कहीं है, वाट मिला दीजिए। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, तो ओम मिला दीजिए। देखिएगा विद्युत विभवांतर का कहीं छूट रहा है क्या, तो जो बचेगा उसको मिला दीजिए। तो क्या हो सकता है, पहला का चौथा, दूसरा का पहला, तीसरा का दूसरा, चौथा का तीसरा। तो देखिए कहीं ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ रहे हैं। फिर से इसको हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि बार बार ये आ जा रहा है। चलिए उसके बाद से अगर हम फिर से बात कर ले रहे हैं, अगर हम फिर से बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा फोकस कर लिया जाए। पीडीएफ में यही दिक्कत है। आइए, कह रहा है कि दो चालक तार जिनके व्यास समान हैं, जो दो चालक तार जिनके व्यास समान हैं किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, इसका ऊष्मा का अनुपात क्या होगा, ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। मान लीजिएगा कि दो चालक तार, एक चालक तार इसका हम ये बना दे रहे हैं, ठीक है, और एक चालक तार यहाँ पे बना दे रहे हैं। एक चालक तार हम इधर बना दे रहे हैं, बस एक मिनट। एक चालक तार हम यहाँ बना दे रहे हैं, जिनको लंबाई और व्यास आपस में क्या हो रहा है, समान हो रहा है। समझ रहे हैं। तो अब इसमें मान लीजिएगा इसको कह रहा है कि सबसे पहले इसमें जो प्रतिरोध है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब श्रेणी क्रम के लिए R डैश का मान करें तो R1 प्लस R2 होता है। समझ गए। तो इनका प्रतिरोध सेम हो रहा है तो R डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, 2R। ठीक है। फिर से किसके लिए था, तो श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए। अब इसी को जब समांतर जोड़ेंगे समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम के लिए देखिएगा 1/R एक डैश कर लिया है तो यहाँ पे डबल डैश कर दीजिएगा, तो 1/R1 प्लस 1/R2।
प्रतिरोध समान है तो 1/r डबल डैश इज इक्वल, दोनों को जोड़ देंगे तो 2/r हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब कह रहा है कि इसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए, उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। अगर ऊष्मा की बात कर दे रहे हैं, हम इधर कर रहे हैं, अगर ऊष्मा की हम बात करेंगे तो H बराबर सूत्र होता है V²/R इंटू टी। समझ रहे हैं? V²/R इंटू टी होता है, यह ऊष्मा के लिए सूत्र है। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, अगर श्रेणी क्रम है तो इसमें जो ऊष्मा होगा H1 मान सकते हैं, और जो समांतर क्रम होगा इसके लिए H2 मान सकते हैं। तो H1 बराबर मान भर दीजिएगा R के लिए V²/R, R की जगह पे कितना मिला है 2R इंटू टी, इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। फिर से H2 का अगर हम मान भर रहे हैं तो H2 बराबर क्या भर सकते हैं V², देखिएगा R का मान कितना मिला है 2/R इंटू टी, इक्वेशन 2 कर दीजिएगा। अनुपात में पूछ रहा है तो H1/H2 बराबर लिख सकते हैं। पहले देखिएगा V1 का मान, इसमें H1 का मान क्या मिला है V1²/2R इंटू टी, ठीक है। इसके बाद से H2 का मान क्या मिला है V²/2 पूरा का बटा R इंटू टी। तब देखिएगा V² से V² खत्म हो जाएगा, T से T खत्म हो जाएगा। तो H1 देखिएगा यहाँ लिख रहे हैं H1/H2 बराबर क्या लिख सकते हैं 2R/2/R। समझ रहे हैं? यह क्योंकि V से V कटा ना तो 1/R हो जाएगा। तो अब देखा जाएगा तो इसको लिख सकते हैं H1/H2 बराबर 1/2R। देखिएगा एक मिनट, इसको ऊपर कर सकते हैं क्या? चलिए इस वाले हिस्से को हम ऊपर हल कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा H1/H2 बराबर 1/2R पूरा का बटा 2/R, ऊपर भेज दीजिएगा। H1/H2 बराबर 1/2R इंटू R/2 हो जाएगा। तो R से R खत्म, 2 जा 4 हो जाएगा। तो H1/H2 बराबर कितना लिख सकते हैं, देखिएगा H1/H2 बराबर H1/H2 बराबर क्या लिख सकते हैं 1/4, अर्थात H1 संबंधे H2 बराबर 1 संबंधे 4। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा 1 संबंधे 4। देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, कि सभी बिंदुओं पे समान होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सभी बिंदुओं पे क्या होता है, समान होता है, इसमें घटता और बढ़ता नहीं है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कह रहा है, इधर हम करते हैं क्योंकि इसमें कह रहा है बेंजीन का सूत्र है। किसका सूत्र पूछ रहा है, बेंजीन का सूत्र पूछ रहा है। तो इसमें बेंजीन का कौन सूत्र हो सकता है, देखिएगा बेंजीन का पहले संरचना याद समझिए। बेंजीन की जो संरचना होती है, देखिएगा एक मिनट, बेंजीन की जो संरचना होती है ऐसे होती है, क्या लिखा है, बेंजीन की संरचना ऐसे होती है, समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पर भी H जुड़ा रहता है, 2 हर जगह इसके वाले बंड पर क्या जुड़े रहते हैं, 2 को H जुड़े रहते हैं। H यहाँ पर, H यहाँ पर, H यहाँ पर, H यहाँ पर, H यहाँ पर और H यहाँ पर, समझ रहे हैं। उसी तरह से H यहाँ पर और यहाँ से H यहाँ पर, C6H6, समझ रहे हैं। तो C6H6 देखिएगा क्या ऐसी कोई संरचना दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी के सेम संरचना हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे तो हो गया। आगे देखिएगा, कह रहा है, इसका पीछे कोई क्वेश्चन था क्या, अच्छा ठीक है, यही इसका आगे क्वेश्चन। ऑप्शन ये क्या, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका। कह रहा है कि निम्नलिखित में से, थोड़ा सा बड़ा करें, देखिएगा
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं पहले दिमाग में बैठा के रखिएगा। सजातीय श्रेणी का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 अंतर देखने को मिलता है, वह क्या कहलाता है, सजातीय श्रेणी कहलाता है। तो इसमें देखिएगा पहले CH4 है, तो अगर CH2 सिंगल बॉन्ड 4 जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, CH2 जोड़ेंगे तो पहले से CH4 है, इसमें CH2 जोड़ेंगे, CH2 जोड़ेंगे तो C2H6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अर्थात निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी कौन हो जाएगा, पहला हो जाएगा। इसमें CH3 है, CH3COOH है, दूसरा नहीं होगा। C2H6 है, CH3 है, तीसरा भी नहीं होगा। चौथा देखिएगा CH3OH है, C2H5OH है। तो इसमें अंतर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो पहला ऑप्शन, पहला और चौथा सही है। तो देखिएगा पहला और चौथा कहीं दे रहा है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि पृथ्वी की भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं। पृथ्वी से जिस रूप से किसी पदार्थ को बाहर निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर दिया जाए तो देखिएगा देखिए फिर से कह रहा है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है। जब हमारे दांतों का, जब हमारे मुख का पीएच मान 5 से कम होने लगता है हमारे दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। कह रहा है कि अभिकथन जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस को, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो जिंक सल्फ्यूरिक H2SO4, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है अभिक्रिया कर जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट का निर्माण कर देगा ZnSO4 प्लस क्या कर देगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। समझ रहे हैं। फिर से दूसरा डिस्कस कर रहा है कि जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। ये बताइए यहाँ पे जिंक है, सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, मतलब एक को उठा के पटक दे रहा है, बिक दे रहा है। जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बना रहा है। क्या इन दोनों में कोई संबंध दिखाई दे रहा है। जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। इन दोनों में कोई अभिक्रिया दिखाई दे रही, समानता दिखाई दे रही है। अर्थात इसका निष्कर्ष देना है कि पहला देना है कि दोनों अभिकथन एक तथा तर्क 2 सही है तथा तर्क दूसरा अभिकथन सही का स्पष्टीकरण कर रहा है। अभिकथन 1 तथा तर्क 2 दोनों सही है परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। अभिकथन सही है परंतु तर्क 1 दूसरा गलत है। इसमें क्या, अभिकथन सही है तथा तर्क दोनों का गलत है। तो अभिकथन सही है किंतु तर्क दूसरा क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। ये बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अब इसमें सोडियम एसीटेट का निर्माण कर रहा है, सोडियम एसीटेट का निर्माण कर रहा है। यहाँ ध्यान क्या देना है कि सोडियम एसीटेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यह है सोडियम एसीटेट का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब COOH कहीं से कहीं हमको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर देखिएगा COOH ले रहे हैं, हाइड्रोजन को हटा दे रहे हैं तो H2O यानी कि इसके साथ अगर हम अभिक्रिया कर दे रहे हैं NaOH का तो देखिएगा क्या बना सकता है, CH3COO Na आ जाएगा, इसके साथ H एक बच रहा है, एक यहाँ पर H ये है और OH इसके साथ ही है, तो दोनों एक साथ मिलकर क्या बना देंगे, H2O। समझ रहे हैं। तो क्या बना देगा, सोडियम एसीटेट, यानी कि ऑप्शन बी क्या हमारा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। लंबा तो जाएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। अंतर श्वसन के दौरान वायु प्रवाह की सही मार्ग क्या होती है, नासा द्वार, कंठ, ग्रसनी। पहले अंतर श्वसन, जब हम लोग श्वसन करते हैं तो नासा मार्ग के माध्यम से कहाँ पे आते हैं, या नासा द्वार में आते हैं, नासा द्वार के बाद से ग्रसनी में आते हैं, ग्रसनी के बाद से फेफड़े में आते हैं। तो क्या करें, नासा द्वार, कंठ, ग्रसनी, श्वास नलिका, फेफड़े, या नासा मार्ग, नासा द्वार, श्वास नली, ग्रसनी, कंठ कुबिकाएं, या कंठ, नासा द्वार, ग्रसनी। तो सबसे पहले कंठ तो वैसे नहीं होंगे
क्योंकि कंठ से नहीं, हमको नासा मार्ग से करते हैं। तो नासा मार्ग में पहला तो सी तो ऐसे गलत दिखाई दे रहा है, नासा द्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वासनली और कुपिकाएं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कारण निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पिता से क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। मानव पुरुष में एक यक्ष और एक वाई गुणसूत्र होते हैं। कथन एक कह रहा है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए क्या है, सही है, कथन और कारण। मान लीजिएगा कि बच्चों में लिंग का निर्धारण पिता का गुणसूत्र ही निर्धारित करता है कि वह लड़का होगा कि लड़की होगी। एक्स एक्स मिलेंगे तो लड़की का निर्माण करेगा और एक्स वाई को मिल जाएंगे तो लड़के का निर्माण करेगा। तो कौन निर्धारित कर रहा है, तो पिता का गुणसूत्र। विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी हो सकती है? तो सबसे पहले पूंछ से कहाँ जाएगा, यहाँ न्यूरॉन तंत्रिका के केंद्र तंत्रिका तक, पुनः पूंछ से न्यूरॉन तंत्रिका के केंद्र तक जाएगा। अर्थात देखा जाएगा तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए पे क्या लगा दीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा उस समय। ठीक है। थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथियों से निकलने वाली जो कि आयोडीन होती है, जो कि घेघा और जो घी घोक निकलते हैं शरीर उरीर में, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मेंटेनेंस करके रखती है। तो कह रहा है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन का नियमित करता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथियों और आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायराइड को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। तो इसमें ये तो तीनों सही दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्या है, गलत है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह की आवश्यकता नहीं होती है, यही गलत है। यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से भाग ए, बी और सी किस क्रम में होंगे? तो सबसे पहले क्या होता है, पात्र होता है, प्रांकुर होता है और मूलांकुर होता है। तो ऑप्शन ए और सी दिखाई दे रहा है, सही है। कह रहा है जनन की लैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनन भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन में केवल एक जनन भाग लेते हैं, सही है। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं, गलत है। कह रहा अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, सही है। तो कौन सा सही हो सकता है, एक और तीन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। चलिए कह रहा है कि जनन की लैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर, तो पढ़ा दिए। कह रहा है कि एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? सबसे पहले शाकाहारी आते हैं, सबसे पहले आप क्या आ जाएंगे, सबसे पहले आपका आ जाएगा घास। घास को कौन खाता है? पहले नंबर पे घास, दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, शाकाहारी को कौन करता है? मांसाहारी। ठीक है। तो तीसरा पे कौन आ रहा है? तो क्या हो जाएगा, मांसाहारी। ठीक है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? तो दृष्टि दोष का आम परिभाषा, एकदम सटीक परिभाषा दे दीजिएगा कि किसी नेत्र में होने वाले दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। यह दोष अनेकों कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं। पहला, उम्र बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियों का ढीला हो जाना। ठीक है। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि जन्मजात होते हैं, कभी कभी एक कह सकते हैं जिसमें जरा दृष्टि दोष, वर्णधानता, ये सब बीमारियां उत्पन्न होती जाती हैं, जो कभी कभी जन्मजात भी हो सकते हैं और कभी कभी उम्र बढ़ने के साथ साथ जो मांसपेशियां होती हैं वह ढीला हो जाती हैं, जिसके कारण संवेदन क्षमता सही से बन नहीं पाता है।
ठीक है। चलिए उसके बाद से क्या हो जाएगा, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के समय में ही क्यों दिखाई देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वर्षा के समय जब वर्षा होती है तो उस समय वायुमंडल में जल के वाष्प उपस्थित होते हैं, जिसके कारण जब जल के वाष्प जो छोटे छोटे जल के वाष्प होते हैं वो एक प्रिज्म के कार्य करते हैं। जब सूर्य की प्रकाश उन पे पड़ती है तो सूर्य का प्रकाश का वहाँ पे वर्ण विक्षेपण होता है, जिसके कारण वहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश होता है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष का बनना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो लिख दीजिएगा उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तर लेंस सभी किरणों को, प्रकाश किरण पुंज को एक जगह इकट्ठा करने का कार्य करता है, इसलिए कह सकते हैं कि जो उत्तर लेंस होता है अभिसारी होता है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कह सकते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। उसके बाद से जो गाड़ी के हेडलाइट रहते हैं उसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। 2 से 3 लिख दीजिएगा। फिर से अवतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की बात कर देगी तो जो गाड़ी के जो साइड में लगे हुए, कह सकते हैं गाड़ी के साइड देने के लिए जो दर्पण लगे होते हैं, जो कि बगल में देखने दूर की वस्तु को पास में दिखाने का कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद से फिर से लिख सकते हैं जो कि सड़क पे जो लाइट लगे होते हैं उसमें भी किसका उपयोग किया गया रहता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया गया रहता है। फिर से कह रहा है कि किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध के सिरों पे देखिएगा आर दे दिया है 4 ओम, समझ रहे हैं, प्रति सेकंड, बस कुछ सेकंड और प्रति सेकंड। टी बराबर दे दिया है 1 सेकंड, समझ रहे हैं, टी बराबर 1 सेकंड दे दिया है। उसके बाद से ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, मतलब एच हो रहा है, हीट जो है 100 जूल है, समझ रहे हैं। उसके बाद से प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर की गणना कीजिए। विभवांतर मतलब V का मान पूछ रहा है, तो V बराबर सूत्र हम पढ़े हैं, एक सूत्र हम जानते हैं कि H बराबर V² बटा R इंटू टी होता है। तो H का मान दे दिया है 100 बराबर V² का V का मान पूछ रहा है बटा R का मान दे दिया है 4, ठीक है, समय 1 दे दिया है, तो इससे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 400 बराबर V² बराबर कर दीजिएगा। तो जब V² का निकालेंगे तो V² इज इक्वल, यानी कि V बराबर कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। कितना वोल्ट हो जाएगा 20 वोल्ट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। फिर से दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा, सॉरी यहाँ पर 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री, ठीक है, 5 ओम विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की परिकलन कीजिए। तो इसको हम इधर लगा दें क्योंकि इधर एक सवाल लगाए हैं, एक सवाल इधर बनता है। R बराबर दे दिया है 20 ओम, समझ रहे हैं। कर प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर, I बराबर दे दिया आपका 5 एम्पियर, समझ रहे हैं। T बराबर दे दिया है 30 सेकेंड, ठीक है, I बराबर दे दिया है 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। तो कह रहे हैं ऊष्मा की गणना कीजिए, H बराबर क्या होगा। तो इसके लिए सूत्र क्या भर सकते हैं, पहले देखिएगा V का मान नहीं दिया है, अगर V का मान दिया होता तो इस सूत्र का उपयोग हम आसानी से कर सकते थे। तो उस सूत्र का उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें V निकालना पड़ेगा। तो V बराबर एक सूत्र जानते हैं I इंटू R। तो V बराबर क्या हो जाएगा, I का मान बताइए क्या मिला है, I का मान 5, R का मान 20, तो 20 बचे 100, तो V बराबर कितना मिल जा रहा है 100 वोल्ट, ठीक है। उत्पन्न क्या पूछ रहा है, H का मान पूछ रहा है, तो ऊपर हल कर दे रहे हैं। तो H बराबर हम भर सकते हैं V² बटा R इंटू टी। तो S इज इक्वल हो जाएगा V का स्क्वायर, V का स्क्वायर मतलब लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर, ठीक है, 20 25 100, ठीक है, बटा R कितना है आप लोग का, R 20 दे दिया है, पूरे T कितना दे दिया है 30। तो H बराबर, इसको हम ऐसे कर दें, H बराबर क्या हो जाएगा 100 गुणा 100 पूरा का बटा 20 गुणा 30, 20 बचे 100, 500, 5 15, तो कितना हो जाएगा 1500, यानी कि उत्पन्न ऊष्मा कितना हो जाएगा 1500 जूल हो जाएगा। उत्पन्न ऊष्मा यहाँ पे लिख देना है 1500 जूल हो जाएगा, आंसर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, कारण दीजिए। 2 चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे,
कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों? अगर दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि अगर एक दूसरे पे प्रतिच्छेद करेंगी तो क्या हो जाएगा, दो बिंदु बनेगी जो कि संभव नहीं है। ठीक है, फिर से लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण को लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। दूसरा लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यन से निकलकर यस की तरफ जाती हैं और चुंबक के अंदर यस से निकलकर एन की तरफ गमन करती है। 3 हो जाएगा। फिर से क्या लिख सकते हैं कि 3 को काफी है, 3 कर लीजिएगा। ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? देखिएगा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल F बराबर I V L साइन थीटा। यदि साइन थीटा की बात कर रहे हैं, यदि थीटा का मान 90 अंश हो जाता है तो यह बराबर I V L, समझ रहे हैं? साइन थीटा साइन 90 अंश बढ़ दीजिएगा तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। तो F बराबर I V L हो जाएगा, जो कि सबसे क्या होता है? अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, सही है, ठीक है। कह रहा है फ्यूज तार विद्युत संधारित्र का बचाव किस प्रकार किया जाता है? अर्थात फ्यूज तार लगाने से घर के परिपथ में क्या क्या बचाया जा सकता है? तो सबसे पहले फ्यूज तार का उपयोग क्या है, फायदा क्या है? तो पहले फ्यूज तार लगाने से अगर वोल्टेज की मात्रा अधिक बढ़ रही है तो उष्मा का ज्यादा मान प्रवाह होने के कारण क्या हो जाएगा, फ्यूज तार मतलब कह सकते हैं कि गल जाएगा या टूट जाएगा, जिसके कारण धारा का क्षय रुक जाएगा, इनकी धारा और प्रवाह रुक जाता है। दूसरा फायदा हो सकता है जिसके कारण पूरा उपकरण सुरक्षित रहते हैं और गाँव जो मतलब फ्यूज तार लगाने से घर में इलेक्ट्रिक से कभी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को खराब होने का शंका नहीं रहता है। फिर से क्या हो जाएगा, धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है? परिपथ किरण आरेख खींचकर इसकी पुष्टि कीजिए। चलिए, तो इसको क्वेश्चन को थोड़ा से होल्ड कर रहे हैं, लास्ट में इसको बता रहे हैं ना, इस पे ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में रासायनिक अभिक्रिया कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिएगा। इसको लास्ट में हल करवा देंगे, क्योंकि इसको चित्र के माध्यम से समझाना पड़ेगा। निम्नलिखित अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला संतुलित रासायनिक तन सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो तन सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तन सल्फ्यूरिक अम्ल। तो तन सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र देख लीजिएगा, H2SO4 प्लस सल्फ्यूरिक दानेदार जिंक के साथ ZN के साथ अभिक्रिया करेगा तो ZN जिंक सल्फेट प्लस H2 को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। इसको समीकरण को संतुलित कर दीजिएगा। क्या समीकरण तो ऐसे संतुलित दिखाई दे रहा है। पहला वैसे हो गया। तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl किसके साथ अभिक्रिया करता है? मैग्नीशियम पट्टी Mg के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? MgCl2 प्लस H2। समीकरण को क्या कर दीजिएगा? संतुलित कर दीजिएगा। 2 से इसमें गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, समीकरण संतुलित हो गई। फिर से करा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2 प्लस हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2। अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? NH3 का निर्माण कर देगा। समीकरण को संतुलित करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसमें 3 से गुणा कर दीजिएगा, 3 दूना 6 हो गया। करा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S प्लस किससे? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन से O2 से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना दे रहा है? दहन होने पर जल H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बना दे रहा है। समीकरण को क्या कर दीजिएगा? संतुलित कर दीजिएगा। समीकरण वैसे संतुलित तो नहीं है, संतुलित करने के लिए इसमें मान लीजिएगा SO2, ठीक है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। तो अगर मान लीजिएगा हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो समीकरण इसमें कितना हो जाएगा? 2 से गुणा करेंगे तो 2 2 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, सल्फर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सल्फर 2 हो जा रहा है तो इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो 2 2 4 4 2 6, तो इसमें 3 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? संतुलित हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का कारण बताइए। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? तो लिखेगा प्लेटिनम सोना और आभूषण के मतलब एक चमकीले धातु होते हैं जिनका गलनांक बहुत मतलब निम्न होता है तथा इन पहले नंबर ध्यान से इसे लिखेगा। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? तो प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि सोना, प्लेटिनम सोना तथा चांदी एक इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, इनका गलनांक बहुत कम होता है, इनकी तन्यता अधिक होती है, ये आघात वर्धनीय होते हैं। इतना लिख दीजिएगा। फिर से कह रहा है कि निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है, कारण दीजिए। ये कह रहा है कि निष्कर्षण करते समय कार्बोनेट एवं सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है, कारण दीजिए। तो निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्साइड में परिवर्तन इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका निष्कर्षण ऑक्साइड में परिवर्तन करने के फलस्वरूप इनका निष्कर्षण आसान हो जाता है। फिर से लिख सकते हैं कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी आबंधों के दो लक्षण लिखिए। तो लिखिएगा कि ऐसे दो पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है, अर्थात वह समान इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। इसमें सहसंयोजी आबंध के दो लक्षण क्या हो सकते हैं? तो पहला लक्षण हो सकता है कि सहसंयोजी आबंधों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, समझ गए, और इनके जो बंध होते हैं वह एक अस्थायी बंध होते हैं। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं कि निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। आईयूपीएसी नाम में क्या दे रहा है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। तो जहां पे CHO होता है उसके आगे अल जुटता है। क्या जुटता है? अल। ठीक है, तो मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप में प्रोपेन में अल जोड़ देंगे तो इसका पूरा हो जाएगा प्रोपेनल, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। ठीक है, फिर से अगर क्वेश्चन की हम बात कर दें, समझ रहे हैं, क्वेश्चन की बात कर दें कि CH3 CO CH3, तो इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3 दिखाई दे रहा है। इसमें देखिएगा, इसमें CO है कीटोन। क्या है? कीटोन। कीटोन, अब कीटोन में क्या जुड़ता है? ओन। ठीक है, कीटोन में क्या जुड़ता है? ओन जुड़ता है। तो मेथ एथ प्रो, तो प्रोपेन में ओन जोड़ देंगे तो क्या इसका नामकरण हो जाएगा? प्रोपेनोन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कह रहा है बस एक मिनट टाइम दे दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। विपरीत गंधिता किसे कहते हैं? तो लिखा जाएगा कि वे पदार्थ जो वायु या नमी या प्रकृति में उपस्थित अम्ल से अभिक्रिया कर अपने गुणों को खो देते हैं, अर्थात अपने स्वादों को खो देते हैं, इसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। इसको सुरक्षित यानी कि विकृत गंधिता से बचाने के लिए पैकेटों में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, जो कि विकृत गंधिता से नाइट्रोजन गैस उस वस्तु को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि आप लोग चिप्स खाते हैं लोग, तो उस चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है कि उसमें जो चिप्स होता है जल्दी से वह खराब ना हो, सड़े नहीं, महके नहीं, वो अपने स्वाद को, अपने गंध को खोए नहीं। तो विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, गंधिता मतलब होता है गंध, अर्थात वे पदार्थ जो नमी या वायु के संपर्क में आकर अपने गंध को खो देते हैं, क्या कहलाते हैं? विकृत गंधिता कहलाते हैं। उसके बाद आ जाएगा रेडास का विक्रिया किसे कहते हैं? तो वे अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों का प्रक्रम एक साथ होता रहता है, क्या कहलाता है? रेडास का विक्रिया कहलाता है। उसके बाद आ जाएगा एस्टीकरण किसे कहते हैं? एस्टीकरण, तो हम कह सकते हैं एस्टीकरण किसे कहते हैं? तो जब एसिटिक अम्ल को एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें एस्टर का निर्माण होता है, यह अभिक्रिया एस्टीकरण कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण दे रहे हैं, इसका मैं आप लोग को हम पढ़ाए हैं जो पिछले वीडियो में है, आप जरूर जाकर उसको देख लीजिएगा, रेडास का अभिक्रिया था, लेकिन एस्टीकरण नहीं पढ़ाए थे, तो इसका ले लीजिएगा। एक मिनट, थोड़ा सा कलम सेलेक्ट कर, चलिए इस कलम में हम आ जा रहे हैं रेड, और इसका हो जा रहा है, ठीक है, आइए
लेके चल रहे हैं। किसको लेके चल, एस्टिकरण किसे कहते हैं, एस्टिकरण जब एसिटिक अम्ल को CH3COOH को, ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया करा दे रहे हैं, एथिल अल्कोहल C2H5OH के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, तो ये किसका निर्माण करता है, एस्टर का, CH3COOC2H5 प्लस H2O का निर्माण कर देता है। यह क्रिया क्या कहलाता है, एस्टिकरण कहलाता है। अर्थात जब हम एसिटिक अम्ल को एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टर का निर्माण करता है, यह प्रक्रम एस्टिकरण कहलाता है। उसके बाद से फिर से क्वेश्चन कर रहा है कि जैविक निम्नीकरण और अजैविक निम्नीकरण क्रियाओं में अंतर लिखिए तथा उदाहरण दीजिए। जैविक निम्नीकरण किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं कि जैविक निम्नीकरण का मतलब होता है कि जिस पदार्थ को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिस पदार्थ को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैविक निम्नीकरण कहलाता है। और अजैविक निम्नीकरण किसे कहते हैं कि जिसमें हम पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अजैविक निम्नीकरण कहलाता है, निम्नीकरण कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि चट्टान हुए तो चट्टान में कोयला हो जाएगा, तो कोयला को अगर हम क्षय कर दे रहे हैं तो कोयला को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे अजैविक नवीनीकरण कहेंगे। जबकि अगर हम पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, सूर्य ऊर्जा है, इसको हम एक बार खोने के बाद से पुनः प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, अजैविक नवीनीकरण कहलाएगा, यानी कि जैविक नवीनीकरण कहलाएगा जिस ऊर्जा को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें यही अंतर होगा, लिख लीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र को अंतःस्रावित ग्रंथियों के नाम लिखिए। यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस वाले हिस्से में, तो इसमें पढ़े होंगे यहाँ वाला कर्णमूल लार ग्रंथियां, तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, कर्णमूल लार ग्रंथियां। यहाँ क्या पाया जाएगा, अधोअनुत, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कर्णमूल लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, समझ रहे हैं। यहाँ पाया जाएगा अधोअनु अधोजिह्वा, तो ए क्या हो जाएगा, कर्णमूल लार ग्रंथियां, बी क्या हो जाएगा, अधोअनु अधोअनु अधोजिह्वा, अधोजिह्वा लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, समझ रहे हैं। अधोअनु अधोजिह्वा लार ग्रंथियां, यह क्या हो जाएगा, ग्रसनी हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, ग्रसनी, ग्रसनी, समझ रहे हैं। ग्रासनी नहीं है बल्कि ग्रसनी है, तो इसको सही कर दीजिएगा, ग्रसनी है, ग्रसनी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, डायफ्राम हो जाएगा, तो डी कर दीजिएगा, डायफ्राम, 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 ठीक है, डायफ्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या इसमें और है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन ये भी है। कर रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों को सही से पढ़िए और उत्तर की जांच कीजिए। कर रहा है कि इसकी व्याख्या इस तथ्य से निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पुनरेखित पूर्ण नहीं होते हैं। मानव के अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूपक होता है। इनकी संख्या 22 जोड़ी होती है, परंतु एक युग्म जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होता है। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्मक होता है तथा दोनों यक्ष कहलाते हैं, लेकिन पुरुष में यह नर जोड़ा पुरुष परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता है, जिससे एक गुण सूत्र समान आकार यक्ष तथा दूसरा छोटा होता है, जिसे वाई कहते हैं। अतः स्त्रियों में एक्स एक्स तथा पुरुषों में यक्स वाई होता है। क्या अब यक्स और वाई का अनुवांशिक पैटर्न पता कर सकते हैं? सुनिएगा, जैसे ये कह रहा है कि एक तर्क दीजिए कि मान लीजिएगा कि जो हम लोग किसी भी पुरुष या स्त्री में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 22 जोड़ी होती है, किसी भी स्त्री या पुरुष में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 22 जोड़ी होती है, लेकिन स्त्रियों में तो यह एक्स एक्स पूर्ण होता है, जबकि पुरुषों में यह एक्स और वाई होता है जो कि पूर्ण नहीं होता है। एक्स जो हेलिक्स होता है उसकी संख्या वह थोड़ा से आकार में बड़ा होता है, लेकिन वाई हेलिक्स जो आकार में क्या होता है, छोटा होता है। तो ये करने के लिए यही कह रहा है कि सर ये बताइएगा कि पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, क्या अब हम एक्स और वाई का वंशानुगत पैटर्न का पता कर सकते हैं? तो यही पैटर्न करने के लिए जैसे लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है, लिंग का निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है? तो लिंग का निर्धारण कौन वंशानुगत कर सकता है? यदि स्त्री का एक्स एक्स प्रभावित हो रही है
यदि स्त्री का एक्स अक्ष प्रभावित हो रही है तो संभावता है कि वह वंशानुगत के अनुसार स्त्री यानी कि जो लड़की का ही जन्म हो रहा है, लेकिन अगर पुरुष का एक्स और वाई प्रभावित हो जा रहा है तो यह वंशानुगत के अनुसार क्या हो सकता है, वाई प्रभावित हो रहा है, तो यह कंफर्म है कि लड़के का जन्म होगा। सेम से मानव के बच्चे में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है, तो मानव के बच्चे में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है, तो मानव के बच्चे में उसके गुणसूत्र को लेकर उसके गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है कि जो बनने वाला भ्रूण है वह एक्स है, कि जो बनने वाला भ्रूण है वह एक्स और वाई है। इस माध्यम से क्या किया जाता है, मानव के गुणसूत्रों का निर्धारण किया जा सकता है। कारण मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और इससे निम्नलिखित भागों को निम्नलिखित ग्रसनी ग्रासनली अमाशय तथा छोटी आंत की व्याख्या कीजिए। मतलब कि विषय में खाली चित्र बनाने के लिए कर रहा है। चलिए चित्र की बात अगर कर रहा है तो सबसे पहले हम आपको एक शॉर्ट तरीका बता दे रहे हैं, आप उसको आसानी से बना लीजिएगा। हिंदी का पहले आप 10 पढ़े होंगे, उसके बाद से एक 0 पढ़े होंगे, उसके बाद से 3 पढ़े होंगे, यहाँ से ठुट्ठी निकाल दीजिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या ग्रास, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा से ऊपर कर दे रहे हैं क्योंकि इसमें सब चीज लिखना है, थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहे हैं, वहाँ से सब इसमें बनाना है, इसलिए। चलिए तो इसमें क्या क्या पूछ रहा है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मुख गुहा, तो इसका तो मुख गुहा बन गया ग्रसनी, यहाँ से जो निकलेगा डायफ्राम के हिसाब से, तो ए वाला हिस्सा उसके बाद से डायरेक्ट ए आएगा, तो यह कन्वर्ट हो जाएगा अमाशय में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अमाशय में। ठीक है, तो ए वाला हिस्सा क्या हो गया, अमाशय हो गया। उसके बाद से कह रहा है कि छोटी आंत, तो छोटी आंत के लिए क्या हो जाएगा, छोटी आंत के लिए भी संरचना बन जा रहा है। चलिए तो छोटी आंत के लिए कैसे हो सकता है, इसको यहाँ से लाइए, 1 मिनट, यहाँ से लाइए इसको, चलिए ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, इसकी छोटी आंत हो जाएगी। बस ये इसकी संरचना देने की बात है। ये इसका क्या हो गया, अमाशय का ग्रसनी, छोटी आंत, बड़ी आंत हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बस इतना ही क्वेश्चन था, हो गया बस। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।